हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के प्रैक्टिस सेट की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक की बात की जा रही है और आर्थिक से रिलेटेड जितने मामले होते हैं वो वित्त मंत्रालय देखता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब श्रम पूर्ति वक्र पीछे झुकता है तो क्या स्थिति होती है? आय निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, कार्य निम्न स्तरीय पण्य हो जाता है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है, या फिर उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी राइट है, अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है, खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? तो फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इससे अभिप्राय खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति, उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग एक उदाहरण है? चावल, वस्त्र, प्रसाधन सामग्रियां या फिर सीमेंट? तो इसका राइट आंसर है डी, सीमेंट। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक किसी उत्पाद के लिए मांग की वक्र को दाहिनी ओर स्थानांतरित नहीं करता? सफलतापूर्वक विज्ञापन करना, इसके पूरकों की कीमतों में गिरावट, इसके स्थानापन्नों की कीमतों में बढ़ोतरी, या फिर स्वयं उत्पाद की कीमतों में गिरावट? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इससे तात्पर्य होता है इसके पूरकों की कीमत में गिरावट, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, या फिर लोकसभा और राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति और संसद के दो सदन, ये भारत के कानून को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, या फिर भाईचारा? तो देखिए, नीचे आपको कोड दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, न्याय भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है, समानता और भाईचारा भी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? अब यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स, ये इसमें अगर हम विधि की बात करें तो भूभागीय प्रतिनिधि इसके अंदर चुनाव में इस विधि को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो इसमें बात करें भारत के पहले भाषा राज्य का सम्मान प्राप्त होने की, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ है अगर यहाँ पे बात करें तो आंध्र प्रदेश को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वित्त आयोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम था धोदू पंत, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें ये लेखकों का मिलान करना है इनके आगे, जैसे कवि राजमार्ग, महावीराचार्य, आदि पुराण, संकटायन, गणित सार, सारास्मग्र, अमोघ वर्षा, अमोघ वृद्धि, यानी जिनासेना। तो इसके अगर हम यहाँ पे मैचिंग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कविराज मार्ग है वो अमोघ वर्षा से रिलेटेड है, तो देखिए 1 से यहाँ पर क्या मिल गया, 3rd। और आदि पुराण की बात करें तो ये जिनासेना से रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1st से 3rd किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, और ये दे रखा है हमें ऑप्शन सी में।
तो यानी कि बी कट गया, डी कट गया। अब देखिए बी आदि पुराण जो है वो जिना सेना से रिलेटेड है, यानी कि बी 4, यानी कि अभी हम यहाँ पे नहीं देख सकते, हमें और देखना होगा। गणित सारास्म ग्रह की बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा महाविचार्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ए बी कट गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुर्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या फिर मिखाइल ग्रोवार्चेव। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकिता खुर्चेव। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आते हैं, केसरी था, केसरी अब हमें बताना है वो कौन था? तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसके मालिक S.N. बनर्जी थे? नहीं, ये भी नहीं है। तो ये फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया। एक मराठी समाचार पत्र या फिर एक तमिल साप्ताहिक? तो केसरी की बात करें तो ये एक मराठी समाचार पत्र था, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर की बात करें तो वो थे एल्बुकर्क, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र में बहिर्विष्टि भूमि कहलाती है? जलडम जलडमुरुद्ध, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक यानी कि इमस्थमस या फिर द्वीप? तो राइट आंसर की बात करें तो बी राइट है, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों यानी कि पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यमुना। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें अगेन मिलान करना है। तो देखिए, तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग, चितरंजन जहाज निर्माण। तो हमें यहाँ पे मैच करना है कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, तिरुचिरापल्ली जो है वो हमारा लोकोमोटिव से ही रिलेटेड है, और विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल उद्योग और चितरंजन जहाज निर्माण, यानी कि ये सारे जो मिलान दे रखे हैं वो सारे सॉरी, यहाँ पर जो थर्ड है आवड़ी वो जहाज निर्माण से रिलेटेड है, एंड चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप एक बार इसको करेक्ट कर लीजिए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तिरुचिरापल्ली लोकोमोटिव से रिलेटेड है, विशाखापट्टनम टैंक फैक्ट्री से, आवड़ी जो है वो हमारा जहाज निर्माण से, और चितरंजन हमारा हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। ताप में वृद्धि से वायुदाब कम हो जाता है? नहीं, ये भी गलत है, ताप में वृद्धि से वायुदाब हमारा बढ़ जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है? नहीं, ये भी गलत है। प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है? यस, ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या पड़ा है? वन संपत्ति की क्षति हुई है, उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश हुआ है, या फिर मृदा अपरदन हुआ है? तो फ्रेंड्स, अगर इसमें देखें तो अनेक या फिर उनके बात कर सकते हैं, उनके होगा उनके मूल्यवान पादपों की क्षति हुई है, क्योंकि उनमें बहुत सारे मूल्यवान पादप भी पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है उभय लिंगीय श्री, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत होती है? धूप, जल, पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, इन सभी की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
झूम है। झूम क्या है? एक लोक नृत्य है, नदी का नाम है, भारत के उत्तरी पूर्व में एक जनजाति या फिर कृषि यानी खेती का एक प्रकार है। तो झूम की बात करें तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर एक खेती का एक प्रकार है जो कि मेघालय में झूम खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप नोट भी कर लीजिए, वो ये भी पूछा जाता है कि झूम खेती कहाँ होती है, तो ये मेघालय में होती है। नेक्स्ट है, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैफीन होता है। इसमें हमें प्रत्येक वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अहर्निश, अहर्निश, अहर्निश एंड अहर्निश यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें से देखना है कि अहर्निश जो है वो किस तरीके से सही तरह लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अहर्निश लिखने का तरीका जो है वो ये है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम पश्चाताप देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इजीली समझ गए होंगे पश्चाताप कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पश्चाताप। ठीक है, ऑप्शन बी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखें तो देखिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि बी और डी जो है दोनों ही बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तुष्टीकरण। तो देखिए फ्रेंड, तुष्टीकरण जो लिखने का सही तरीका होता है वो यहाँ पे ऑप्शन डी या राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, तुष्टीकरण। अब नेक्स्ट है, मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? मितवा, ऋतवा, मित्र या प्रेमी? तो मीत का जो तत्सम शब्द है वो है मित्र, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। कामदेव का क्या होगा? मदन, मतंग, समर या सदन? तो राइट आंसर है यहाँ पे मदन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द बताना है सतत का। तो सतत का पर्यायवाची शब्द होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन सी, अनवरत। ठीक है, नेक्स्ट है, अगेन हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताना है विकसित का। विकसित का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होगा प्रफुल्लित, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंकज। पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सुकुमार, विमल, आकर्षक या फिर सरोज? तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, सरोज। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताने हैं व्लोम शब्द। तो आरोहण का व्लोम शब्द होगा यहाँ पे अवरोहण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सार्थक। सार्थक का यहाँ पे व्लोम शब्द होगा निरर्थक, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं संदेह पर। तो संदेह का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पे निसंदेह। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्राह्मण ठठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु भूसक जिमी तोरी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें रस की बात करें तो यहाँ पर है, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे। ठीक है, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकौ मेरु भूसक जिमी तोरी। तो इसमें जो रस है वो है वीर रस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अभिभावक पर। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त? उपसर्ग फ्रेंड्स आगे लगता है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वो है ऑप्शन सी, अभी। नेक्स्ट है, जो हमेशा रखने वाला हो उसको क्या कहते हैं? हमेशा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा शाश्वत, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, खद्दर कुर्ता भवभको नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। इसमें हमें बताना है कौन सा रस है। तो इसके अंदर रस है यहाँ पर हास्य रस, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर हमें वाक्य दियो, संपूर्ण वाक्य को कौन सा अर्थ यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यहाँ पे अव्यवहारत, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अपरहत, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिसका वध करना अनुचित हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिसका वध करना अनुचित हो उसको कहा जाता है आरक्षित। नेक्स्ट है,
उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उपासना की बात करें तो यहाँ पे उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है उप, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संधि विच्छेद की, तो हमें संधि विच्छेद बताना है स्वागत में कौन सा है। तो यहाँ पे स्वागत में संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सप्तर्षि। सप्तर्षि में कौन सा यहाँ पे किस तरह की संधि विच्छेद होगा? सो सप्तर्षि में होगा यहाँ पे सप्त प्लस ऋषि, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है रीत्यनुसार। रीत्यनुसार का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसके अनुसार यहाँ पर हो गया रीति प्लस अनुसार, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें पुरुषोत्तम बताना है कि इसमें कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु द्विगु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, पुरुषोत्तम में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है यथा साध्य में क्या है? तो यथा साध्य में प्रयुक्त हुआ है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हमें बताना है वीर पुरुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। तो वीर पुरुष में यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का यहाँ पे संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का यहाँ पे अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की तो ऊ का है कंठ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब हमें यहाँ पे बताना है वाक्य हमें शुद्ध बताना है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए। फिर है 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 3 नगरों के नाम 3 नगरों का नाम बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए का नाम बताइए, यहाँ पे भी का है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है और यहाँ पे जो होना चाहिए वो इस तरह से बोला जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे के कर लीजिए और अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आएगा करेक्ट वो होगा 3 नगरों के नाम बताइए, क्योंकि अगर आप बोलकर भी देखें तो देखिए यही उच्चारण सही है। हम किसी से कहेंगे 3 नगरों का नाम बताइए तो का जो होता है वो एक वचन में होगा कि उस नगर का नाम बताइए। 3 नगरों बोला है तो के होगा 3 नगरों के नाम बताइए, तो आप यहाँ पे किसी में भी ए या बी में के कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाकू से राम को काटकर आम खिला दो। राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, या फिर आम को काटकर चाकू से राम को खिला दो। तो इसमें देखिए राइट आंसर चाकू से आम काटकर राम को खिला दो, ये करेक्ट है। देखिए चाकू से राम को काटकर, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें चाकू से राम को काटकर आम खिला दो यानी चाकू से राम को काट दो, तो ये गलत सेंस निकल कर आ रहा है। उसी तरह से ये राम को चाकू से काटकर आम खिला दो, ये भी सेंस सही नहीं है यहाँ पे। और आम को काटकर चाकू से, ये चाकू बाद में आ गया, ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। अब हमें यहाँ बताना है कौन सा छंद ऐसा है जिसमें 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है। दोहा, सौठा, सवैया या कवित। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सवैया। नेक्स्ट है अब हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आज भी भारत की संपदा अनेक विदेशियों को आकर्षित करती है। क्या करती है आकर्षित? तो यहाँ पे है सांस्कृतिक संप्रदा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सैनिक तीर तलवार आदि डैश से सुसज्जित थे। शस्त्रों, अस्त्रों, शास्त्रों या अस्त्र शस्त्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी राइट आंसर होगा, अस्त्र और शस्त्रों। नेक्स्ट है शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा या फिर शुद्धोदन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुद्धोदन। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं मुहावरे, उनमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। आंख मारना,
क्या होता है इसका मतलब? बदला लेना, लड़ाई करना, अंग भंग करना या फिर इशारा करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इशारा करना। नेक्स्ट है तवे की बूंद होना, गर्म होना, उबलना, सूख जाना, देर तक ना टिकना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, सूख जाना। नेक्स्ट है पलक बिछाना, इसका मतलब क्या होगा? पलंग बिछाना, आंख खोलना, सपना देखना, स्वागत के लिए उत्सुक होना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वागत के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट है साग का तद्भव शब्द क्या होगा? सार्क, साग, साग या साकू। तो राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम साग की बात करें तो इसका तद्भव होगा साग। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे लोकोक्तियां दी हुई हैं, हमें उसका सही अर्थ बताना है। घर का खांड किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इससे यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है, सरलता से कोई भी चीज अगर हमें उपलब्ध होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, और जो बाहर की चीजें होती हैं वो हमें श्रेष्ठ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरलता से उपलब्ध होने वाली श्रेष्ठ वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। नेक्स्ट है नाच ना जाने, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जाने भी होता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी काम को करने के लिए नखरे करना, कार्य करने की क्षमता न होने पर तरह तरह के बहाने लगाना, अपने आप को होशियार बताना या फिर व्यर्थ की नापतोल करना। तो राइट आंसर है इसका बी, कोई काम ना आने पर तरह तरह के बहाने लगाना कि वो काम ही ऐसा था या फिर उस कंडीशन ही सही नहीं थी, तो इस तरह के आप बहाने लगाओगे तो वो इसका मतलब होगा नाच ना जाने या आवे आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है पांव भर चून पुल पर रसोई। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मतलब है सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रित कर देना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब हमें यहाँ पे उपसर्ग बताना है कि अति के अंदर निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनेगा अति से? अतियुक्ति, अतिशय, अतिरिक्त या फिर अधीन। तो देखिए अधीन में अति यूज नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसक प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए तुम्हारे घर में देख लीजिए, में आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के, इस तरह से आपको पूरे पढ़ने हैं, आपको याद होंगे। तो आप इस तरह से लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संप्रदान में होता है, संप्रदान में आता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे संप्रदान राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुवी, पवित्र, सर, सरोवर, स्वर्ण, सवर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सवर्ण सोना। सवर्ण सोना नहीं होता, अगर यहाँ पे स्वर्ण होता तो सोना हो सकता था, इसलिए सवर्ण यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट होता है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम बने दोनों समासों को के दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट, बहुब्रीहि में एक नया अर्थ निकल कर आता है। ऑप्शन बी ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी, आग जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यह है, आप, कौन या कोई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है हम कोई कर रहे हैं। ठीक है, हमें निश्चय नहीं है कि किसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अब हमें तत्सम शब्द बताना है, करोड़, तेल, पीपल या दिन में कौन सा तत्सम शब्द है? तो दिन जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कै विहरिन को मीच दे, कई आपा दिख राय, आठ पहर का दीझड़ा, मुंह पे सहा न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो रस का प्रयोग हुआ है वो है शांत रस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक में तीन किसी न किसी प्रकार एक ही तरह के हैं और एक समूह बनाते हैं, उसी समूह से कौन संबंध नहीं रखता पता कीजिए एवं उसे अपने उत्तर के रूप में इंगित करिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है शैली,
कीट्स, चाउसर, चर्चिल। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। क्या लगता है आपको कौन सा अलग है? देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। आपने नाम सुना होगा, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि शैली, कीट्स, चाउसर ये सब क्या है, साहित्यकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है स्टॉप, डियोरा, पेनॉक, ड्रैगन। इनमें से कौन सा यहाँ पर आपको अलग लगता है? ये भी हो सकता है कि ये सही से ना हो, आप पहले इनको ठीक करिए स्पेलिंग को, और देखिए कौन सी स्पेलिंग बनती है और किससे नहीं बनती है, फिर वहां पर आपको बताना है कि ये हमारी नहीं बन रही है। ठीक है, अपना टाइम लीजिए और अच्छे से इन स्पेलिंग को आप बनाइए, क्योंकि देखिए बी और सी तो साफ दिख रही है कि ये कोई स्पेलिंग नहीं है, डी भी ये कोई स्पेलिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो पहले आप इनको स्पेलिंग को बनाइए, उसके बाद देखिए स्पेलिंग आपस में किस तरह से रिलेटेड है। चलिए हम करते हैं स्टॉप। स्टॉप को हम क्या पोस्ट लिख सकते हैं? DRIAO को हम रेडियो लिख सकते हैं, RADIO रेडियो। पेनो है, पेनो को हम यहाँ पे फोन कर सकते हैं, और ड्रैगन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं ग्रेनेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोस्ट है, रेडियो है, फोन है और ग्रेनेड है। इसमें से ग्रेनेड अलग है, जबकि पोस्ट, रेडियो और फोन ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल डिफर है। अब सी क्वेश्चन देखिए, फूल, पत्ते, पेड़, तना, इसमें से कौन सा अलग है? बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर होगा सी। क्योंकि देखिए फूल, पत्ते, तना ये सब पेड़ के अंग हैं, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको पेड़ दिया हुआ है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी उसके क्या है, वो अंग बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए फोर्थ पर, और फोर्थ बताइए आपको कौन सा लगता है इसमें से अलग। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप बता सकते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए GHIJ सीरीज में है, IJKL सीरीज में है, TUVW सीरीज में है, जबकि NMLO सीरीज में नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए था, MNLO होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे, सूर्य, बादल, चंद्रमा, पृथ्वी क्या अलग है? देखिए इसमें जो अलग है वो है हमारा बादल, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये क्या है, हमारे खगोलीय पिंड है, जबकि बादल खगोलीय पिंड में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 64, 27, 8 और 25 क्या इसमें आपको अलग लगता है? देखिए 64, 27 और 8 ये सब क्या है, क्यूब है, जबकि 25 हमारा स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, और ये किसका है, 2 का क्यूब है, और ये किसका है, 4 का क्यूब है। तो ये तीनों हमारे क्यूब हैं, जबकि हमारा जो 5 है वो हमारा स्क्वायर है 5 का। तो 25 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सेवन क्वेश्चन पे देखिए, रेडियस, ह्यूमस,
फीमर और टीबिया। इसमें से क्या अलग है? देखिए इसमें जो अलग है वो है हमारा ऑप्शन ए, रेडियस। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए। ये ऐसे क्वेश्चन से आप जल्दी जल्दी आंसर करिए, देखते हैं किसका पहले आता है। गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता। देखिए गाय, बकरी, भैंस जो हो गई हमारी क्या हो गई, शाकाहारी हो गई, जबकि कुत्ता जो होता है वो मांसाहारी भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल। इसमें से क्या है अलग है? किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल को मैं बात करें तो किताब हमारी अलग है, जबकि कॉपी, कलम, पेंसिल ये सब क्या है, हमारी स्टेशनरी में आती है। किताब हमारी स्टेशनरी में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक। बहुत ही सिंपल है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। देखिए बाकी सब हमारी कॉमर्शियल बैंक है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक हमारी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। फिर है 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट और 1 रुपए का नोट। इसमें आपको क्या अलग दिखता है? या आपके जीके के में भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए क्या इनमें अंतर आ सकता है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके कॉमर्स में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। देखिए 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सब नोट पर किसके साइन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। जबकि 1 रुपए पर जो भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके साइन होते हैं। इसलिए 1 रुपए का नोट यहाँ पे अलग है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 3 दिसंबर और 26 जनवरी। ये भी आप इजिली बता सकते हैं। देखिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। जबकि 30 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं होता हमारा, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पर्व नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा वो सॉरी सी राइट आंसर है। अब देखिए 13, यूनेस्को, सार्क, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ। इसमें से क्या अलग है? देखिए यूनेस्को, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ क्या है, ये सबके लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड है उनके लिए काम करेंगी, मतलब सबके लिए ये होती हैं। और और ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जबकि सार्क जो है ये सिर्फ कुछ कंट्री जो इसकी मेंबर हैं सिर्फ उनके बेस पर होती हैं। कुछ जैसे कि सार्क में आपको पता है कि जिन कंट्रीज ने मिलकर ये सार्क बनाया है सिर्फ उन को फोकस करती है। ये कम सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यूनेस्को ये लोगों के वेलफेयर की बात करती है। हर कंट्री में ये हेल्प करने की कोशिश करती है। किसी भी कंट्री में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ये वहां पर उनको फंडिंग करती है। आईएमएफ उनको फंडिंग करती है। डब्ल्यूएचओ बहुत सारी कंट्रियां हैं इसकी मेंबर, जबकि सार्क में कुल 7 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। 7 या 8 हैं, मैं अभी कंफ्यूज हूँ। तो आप को अगर पता है तो कमेंट में बताइए। सार्क में आई थिंक 7 या 8 हैं जो कंट्री है इसकी मेंबर है, जबकि यूनेस्को, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ में बहुत सारी कंट्रीज उसकी मेंबर हैं। और ये उनके वेलफेयर की काम करती है, वेलफेयर के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सार्क। अब देखिए टोपी, बाल्टी, टोकरी और थैला। इसमें से आपको क्या अलग लगता है? देखिए सिंपल है। टोपी को छोड़कर बाकी बाल्टी, टोकरी, थैला ये सब सामान रखने काम आती हैं। बाल्टी में आप पानी रखो, सामान रखो, थैले में भी सामान रखना है, टोकरी में भी सामान रखते हैं। जबकि हैट पहनने की चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, गुलाब, गेंदा, कमल और चमेली। देखिए यहाँ पर बात करें तो गुलाब, गेंदा, चमेली और कमल में कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, जबकि बाकी कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झील, नदी,
तालाब और समुद्र। देखिए इसके ना दो आंसर हो सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ। देखिए जैसे झील, नदी, तालाब, समुद्र। अगर आप एक ट्रिक ये लगाएंगे कि देखिए बाकी सब में पानी कम होता है एज कंपैरिजन टू समुद्र, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम दूसरी ट्रिक लगाएं तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो तालाब होगा। क्योंकि देखिए झील में पानी बहता है, रुकता नहीं है पानी। नदी में पानी बहता है, रुकता नहीं है। आपने कभी सुना है इस नदी का पानी रुका हुआ है? ठीक है, समुद्र में भी पानी बहता है। लेकिन एक तालाब ऐसा है जहां पर पानी नहीं बहता, वो एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, एकत्र होता है, छोटा तालाब। उसमें पानी कभी उसका बहाव नहीं होता, जबकि झील में बहाव होता है, नदी में बहाव होता है और समुद्र में बहाव होता है। तो तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है। तो अब आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें आपको दो ट्रिक से आंसर लगते हैं, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन में सबको मार्क्स दिए जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए, तालाब। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहाव के बारे में बात करें तो बिल्कुल तालाब हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइज के बारे में बात करें तो समुद्र होगा। तो आप लोग देख लीजिए आपको कौन सा आंसर सही लगता है। नेक्स्ट है सियार, लोमड़ी, भेड़िया, हिरण। बताइए। देखिए यहाँ पर हिरण जो है वो शाकाहारी है, जबकि शेष जो है वो हमारे मांसाहारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब है प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी या विद्यालय। देखिए विद्यालय को छोड़कर बाकी सब क्या है? मनुष्य, एक तो व्यक्ति है, ठीक है, ऊपर से कोई शिक्षा दे रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है। लेकिन विद्यालय तो ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय में आकर ये सब लोग कोई शिक्षा देता है, कोई लेता है। तो डिफर क्या है? विद्यालय। अब है हाइपोथेसिस, असम्पशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर बात करें तो अलग होगा हमारा एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस, एजम्पशन और ऑब्जर्वेशन ये हमारी क्या है, जो हमें जैसी चीज दिख रही है ये सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, पहली बात तो ये है। ऊपर से ये हमारे जो हमने एज्यूम किया है उसके बेसिस पर है। जबकि एक्सपीरियंस क्या है, ये रियल में हमारे साथ हो चुका है, उसके बेसिस पर होता है। एक्सपीरियंस में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल वैलिड होती है, क्योंकि वो हमने अपने ऊपर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो अब तक हमने उसको फेस किया है। लेकिन हाइपोथेसिस, अजम्पशन और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो हम जैसा हम सोचेंगे हम उस चीज को वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हमने कोई चीज हमें अच्छी दिखाई दे रही है तो हम उसको अच्छा सोचेंगे, कोई चीज बुरी दिखाई दे रही है, यानी कि ये डिपेंड करता है लोगों पर कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही है। लेकिन एक्सपीरियंस तो एक तरह से हो चुका है हमारा, ठीक है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है रेशम, कपास, नायलॉन, ऊन। क्या लगता है आपको? देखिए यहाँ पर रेशम, कपास और ऊन जो है वो हमें यहाँ पर नेचुरल मिलती हैं। जबकि नायलॉन जो है ये बनाई जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है ये। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल के कारण ही यहाँ पे अलग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब है यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडमंड हिलेरी। बताइए। देखिए यहाँ पे यूरी गागरिन, राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब कौन है? अंतरिक्ष यात्री थे। ये अंतरिक्ष यात्री थे। जबकि एडमंड हिलेरी जो है वो कौन है? ये पर्वतारोही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानदी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। क्या आपको अलग लगता है? ये मैं करा चुकी हूँ आपको, आई थिंक मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी करा चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए।
हाँ, ये मैं करा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे नर्मदा अलग है, बाकी सब एक है। क्योंकि एक क्यों है, क्योंकि ये सब कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर है त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, बिंदु, बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की, तो ये यहाँ पर क्या है, आपको बिंदु बिल्कुल अलग हो गया, और ये त्रिभुज में आपको पूरी एक लाइन बनानी पड़ेगी, वर्ग में भी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, चौकोर होता है सॉरी, तो वर्ग में भी बनाना पड़ेगा और वृत्त में भी बनाना पड़ेगा। जबकि बिंदु बहुत ही छोटा पार्ट है, बिंदु बहुत सारे बिंदु बना मिलाकर ही हमारा त्रिभुज, वर्ग और वृत्त बनेगा। तो यहाँ पे जो डिफर है वो है ऑप्शन डी, बिंदु। अब 24 क्वेश्चन देखिए, गेहूं, चावल, मकई, गन्ना, क्या लगता है आपको अलग है? देखिए यहाँ पे बात करें गेहूं, चावल और मकई की, तो ये क्या है, हमारी खाद्यान्न की फसलें हैं, जबकि गन्ना क्या है हमारा, ये नकदी फसल में आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा मानव, वर्ग, आर्मी, गड्डी, बताइए। ये भी आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए मानव में यहाँ पर एक मानव आ रहा है, ठीक है, वर्ग में एक समूह आ रहा है, बहुत सारे लोग, यानी कि आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, गड्डी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तीनों चीजें हमें किसी वर्ग के बारे में, मतलब समूह के बारे में बता रही हैं, और ये मानव हमारा सिर्फ एक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब देखिए, WXZA, HGED, VUXR और JIGF, क्या है अलग? देखिए यहाँ पे WX और ZA, यानी कि लास्ट के दो, और WX लगातार, ये लगातार है नहीं। GH ये इस वे में चल रहा है, और यहाँ पर ये था UV, ये भी इस वे में चल रहा है, IJ ये भी इस वे में चल रहा है। तो यहाँ पे ये डिफर है हमारा ए। फिर ED हमारा लगातार है, RS लगातार है, और GF लगातार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, पत्रिका, शब्दकोश, समाचार पत्र और पुस्तकालय में क्या अलग है? देखिए पत्रिका, शब्दकोश, समाचार पत्र, ये सभी हमें कहाँ मिलते हैं? पुस्तकालय में मिलते हैं। और ये सभी, ये भी आप देख सकते हैं कि पत्रिका पढ़ने की चीज है, शब्दकोश भी पढ़ने का होता है, और समाचार पत्र भी, जबकि पुस्तकालय पढ़ने का नहीं होता। जबकि पुस्तकालय में जो चीज रखी जाती है, जो वहां पे मैगजीन्स होंगी, बुक्स होंगी, वो पढ़ी जाती हैं, पुस्तकालय नहीं पढ़ा जाता कभी भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है मध्यम, औसत, माध्य, माध्यम, क्या है यहाँ पे अलग? देखिए यहाँ पे जो राइट आए वो है ऑप्शन डी, माध्यम। मध्यम, माध्य, औसत, ये सब एवरेज का ही नाम है, जबकि माध्यम एवरेज नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 4 35 5, 63 7 एंड 56 8। देखिए 4 यहाँ दे रखा है, 4 के टेबल में 28 कितने टाइम आता है? 7 टाइम। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम। 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम, जबकि 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम। तो यहाँ पे अलग क्या है? ऑप्शन सी। 13 देखिए, 30th, 15, 12, 45, 27, 20, 10, 39, 18। देखिए यहाँ पर जो डिफर है वो है सी, जबकि 12, 15 गुणज है, 27, 45 गुणज है,
सॉरी नहीं है गुणज, और 1839 ये भी गुणज नहीं है, जबकि 10 20 आपस में कट सकते हैं 2 से। 12 और 15 एक से नहीं कट सकते, यानी एक नंबर से। 27 और 45 ये एक ही नंबर से नहीं कट सकते, और ना ही 18 और 39 एक नंबर से कट सकते हैं, जबकि 10 को हम और 20 को भी, दोनों को 5 से भी काट सकते हैं, दोनों को 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही नंबर से कट सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कार, सड़क, जहाज, समुद्र, रॉकेट, अंतरिक्ष, वायुयान, पायलट, क्या है अलग? देखिए, कार कहाँ चलती है? सड़क पर। जहाज चलता है समुद्र पर। रॉकेट चलता है अंतरिक्ष में। तो वायुयान कहाँ चलेगा? यहाँ पर एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे चलाने वाले का नाम दिया है, तो अलग क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है DWBY, HSFU, NM, LO, JQ, HR, बताइए। देखिए, D से -2 करेंगे B आएगा, और W से +2 करेंगे तो Y आएगा। H से -2 करेंगे F आएगा, और S से +2 करेंगे U आएगा। उसी तरह से अब हम यहाँ पर देखें तो N से +2 करेंगे, वो सॉरी -2 करेंगे L आएगा। M से +2 करेंगे O आएगा। J से प्लस सॉरी -2 करेंगे H आएगा, और Q से -2 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -1 हो रहा है क्योंकि I है, तो यहाँ पे जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप और अच्छे से करिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। और ये जब ऑफलाइन हो जाते हैं सारी वीडियो, तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका हाथ बैठ जाएगा उस क्वेश्चन पे, तो आप जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे आप बहुत जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अब 30th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दे रखा है प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस। देखिए, यहाँ पे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस की बात करें या जॉयस्टिक की, तो जो इसमें डिफर है वो है ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। ठीक है, जबकि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस क्या है? अलग है। 34 देखिए, पाना, कुंजी, स्क्रू ड्राइवर, कील। देखिए, कुंजी, स्क्रू ड्राइवर, कील, ये सब क्या है? चीज है, वस्तु है, जबकि पाना ये तो एक क्रिया हो गई, ये तो कोई वस्तु नहीं है, ये तो की किया है, जैसे कि मैंने ये पाया, ये पाना। ठीक है, ये एक क्रिया है, और बाकी सब वस्तुएं हैं, तो अलग है ए। नेक्स्ट है मोनालिसा, झाऊ, पाथेर पांचली, ईमेल। बताइए क्या है अलग? देखिए, यहाँ पे ईमेल को अगर छोड़ दें हम, तो मोनालिसा, झाऊ और पाथेर पांचाली, ये सब क्या है? ये कला से संबंधित है, जबकि ईमेल क्या है? किसी को हम जब कोई मैसेज भेजते हैं तब हम ये यूज करते हैं ईमेल, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है DFBG, IKZL, SQ, SUQL और MOKP। देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे तो 2 का अंतर आ रहा है, और बी के बाद हमारा किसका अंतर आ जा रहा है? 5 का अंतर है, जैसे कि BCDEFG 5 का अंतर है, यानी कि पहले +2 करना है फिर +5 करना है, इस तरह से करना है। I से K गए +2 +5, M से O पे गए +2, K से P पर गए +5, जबकि यहाँ पर ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है। SU +2 नहीं हो रहा, QVWXY ये भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। फिर है 32 15, 86 42, 56 26, 74 36, बताइए। देखिए, 15 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर +2 कर दूं, कितना आएगा? 32।
वहीं 42 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और +2 कर दूं, कितना आएगा? 86। वहीं मैं 26 में 2 का मल्टीप्लाई करूं और +2 करूं तो कितना आएगा? 56। ठीक है, 56 आएगा। और अगर 36 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और +2 कर दूं तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा? 74। ठीक है, तो यहाँ पर अलग क्या लगा आपको, बताइए। यहाँ पे 54 आना चाहिए था ना। 26 में जब मैं 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा? 52 आना चाहिए। 52 में +2 करूंगी तो 54 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 56 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। फिर है समान गुणधर्म के अभाव के कारण निम्नांकित अंक श्रृंखला के एक संख्या उससे संबंधित नहीं है, वह विषम संख्या क्या है? ठीक है, हम यहाँ पे हमें विषम संख्या बतानी है। 216, 393, 1331, 1661, इस तरह से आपको बताना है। देखिए ये किसका क्यूब है या किसका स्क्वायर है। देखिए 216 हमारा किसका क्यूब होता है? ये हमारा क्यूब होता है 6 का। 343 ये हमारा किसका होगा? 7 का क्यूब। 1331 हमारा किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब। वही 2197 दे रखा है, ये हमारा किसका क्यूब होगा? ये हमारा 13 का क्यूब होता है। और 2744 अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा 14 का। जबकि अगर आप 1661 की बात करें तो ये किसी का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से करके देखिएगा और आपको क्यूब 20 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर 20 तक याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो ये निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। सेम उसी तरह से अब देखिए 144, 441, 100, 225, 400, 1444, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भी हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। यहाँ सब ये सारे हमारे स्क्वायर हैं। अब ये किस किस के स्क्वायर है ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी अब आपको, बस मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारे स्क्वायर हैं और इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही हमारे सही हैं। किस किस के हैं आपको 144, उसके आगे उसका स्क्वायर लिखना है, फिर 441, फिर उसके आगे उसका स्क्वायर लिखना है। इतना आपको करना है। नहीं आता है आपको तो पहले आप याद करिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिए, फिर नीचे कमेंट करिए। आपको ये करना है, इसी से ही आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम को हम किस में मेजर करते हैं? देश के कुल उत्पादन द्वारा, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो। देश के कुल विनियोग द्वारा, यानी जो नेशन का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा। देश के कुल उपयोग द्वारा, यानी टोटल यूजनेस। या फिर डी ऑप्शन है हमारा कुल राजस्व द्वारा, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि देश के कुल उत्पादन द्वारा, हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में उससे हमारी राष्ट्रीय आय पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने या शुम्पिटर ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया था? हार्वे, हाले, वाकर या नाइट? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, हाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वितरण में उद्यमी को हिस्सा प्राप्त होता है सबसे बाद में, सबसे पहले, बीच में या कभी नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है सबसे बाद में। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मूव करते हैं, जो कि हमारा समय वरीयता का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है ओहलिन ने, विक्सेल ने, फिशर ने या मार्शल ने। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है हमारा लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। नाइट ने, हाले ने, शुम्पेटर ने या शैकल ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है हमारा शुम्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी लगान की अभिधारणा किसने दी थी। ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, मार्शल ने, रिकार्डो ने या फिर जे एम मिल ने। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल। मार्शल ने आभासी लगान की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किन चीजों पर निर्भर करती है। जनसंख्या के आकार पर यानी पॉपुलेशन पर, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल, रहन सहन का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इंटरेस्ट रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफरेंस आना, किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस आना, वो किस मार्केट में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा दी है, ऑप्शंस है जेवेंस ने, मार्शल ने, स्मिथ ने या फिर हिक्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में दूध मंडी उदाहरण है। ऑप्शंस हैं स्थानीय बाजार का, बी स्थानीय प्रतियोगी बाजार का, सी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन बाजार का, या डी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का उदाहरण है अगर किसी भी शहर में दूध मंडी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर व परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर बताइए। तो स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उन दोनों के बीच अंतर क्या है। मात्रा का अंतर है, किस्म का अंतर है, दोनों का अंतर है या उपरोक्त में से किसी का अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, मात्रा का अंतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है। एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी फर्म किस तरह से बिहेव करती हैं। हानि वहन करती हैं, बी ऑप्शन असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, सी ऑप्शन सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, डी ऑप्शन कीमत परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किस तरह का बिहेव करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको वो रिसीव करती हैं। ऑन बैलेंस शीट एक्रूअल्स, नोट्स पेबल एंड अकाउंट्स पेबल आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी। यानी कि फ्रेंड्स बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लायबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और एक्रूड लायबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लायबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज। यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए असेट्स हैं।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है salaries and wages employees are recorded in which account are called। और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है। हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए, वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जिस जो खाते कहलाते हैं एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्टेंसी अ स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डैट अकाउंट्स इज। यानी कि फ्रेंड्स बैंक्रप्सी की सिचुएशन में एक स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कॉमन स्टॉक से, और बिलो डैट अब वो क्या कहलाएगा हमारा। देखिए हिंदी में देख लीजिए, दिवालियापन की स्थिति में जो एक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक से ऊपर और ऋण खाते में दिखाया जाता है, नीचे दर्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लायबिलिटीज, कॉमन लायबिलिटीज या फिर हाइब्रिड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉमन स्टॉक से तो हम नीचे रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेट स्टॉक होता है हम उससे क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक से हम ऊपर रखते हैं और डेट स्टॉक से नीचे रखते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि ना हमें नुकसान हो और ना ही वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे। इस तरह से हम देख के चलते हैं तो वो स्टॉक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक कहलाता है। ठीक है, कॉमन स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं हम, जैसे कि हमने फिक्स कर लिया अमाउंट कि डेली हमें इतना स्टॉक चाहिए, ठीक है, वो कॉमन है। जैसे कि 50 यूनिट्स चाहिए, कॉमन स्टॉक है हमारा 50 यूनिट्स, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि हमने 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो टोटल 50 हमें चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 55 हो गया। लेकिन बिलो डेट से बिलो रखेंगे, जैसे कि बिलो डेट हमारी जो पोजीशन निकल कर आई वो 60 थी, तो हमने कितना लिया, 55 लिया, ना हमने 50 लिया। 50 था हमारा कॉमन स्टॉक की एवरेज था, जो हमें कॉमन स्टॉक की जो लाइन दे रहा था, वहीं हमारा 60 जो है वो डेट स्टॉक की लाइन दे रहा था। तो हमने इन दोनों के बीच की सिचुएशन प्रेफर की, जो कि थी हमारी 55। अब वो 55 की जो वैल्यू है वो हमारी बताती है प्रेफर्ड स्टॉक को, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as। यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अब वो उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज। यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है, कैसे, कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज। यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स,
अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे। लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज विच कैन बी चेंज्ड इनटू कैश टू देयर बुक वैल्यू प्राइस आर कैटेगराइज्ड एज। यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है और उसको हम उनके जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं। ठीक है, तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज। यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं। तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती वो क्या कहलाती हैं। कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन अर्निंग्स। फिर हम रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं। यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती है फ्यूचर पर्पज़ के लिए, जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम बुक कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता या फिर राव। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
नेक्स्ट है गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है, 1948, 1945, 1947 या फिर 1950। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि 1948। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्रेडिसेसर या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था, गेट, आईएमएफ, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए डब्ल्यूटीओ आया, डब्ल्यूटीओ में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट है इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ वाज फॉर्मुलेटेड। अब डब्ल्यूटीओ कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1995, 1948, 1991 या 1998। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में डब्ल्यूटीओ को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था, 1999, 1989, 2000 या फिर 1997। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे, इसको रिप्लेस किया गया फेरा से। ठीक है, नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर। अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन। तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कॉमन डिटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है, एडा एक्ट, एमआरटीपी, आईएलओ या फिर फेरा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था एमआरटीपी का। एमआरटीपी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज केम इन फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, 1985, 1986, 1999 या फिर 1989। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीज़ें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो किससे कंसर्न है, इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और अगर इसकी जगह हमारा बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीज़ें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है? ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू, अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है, लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है, आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है, ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ये हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं, अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है, इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।